हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इकोसिस्टम का हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या होता है? देखिए, हमारे इकोसिस्टम में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। वो कई तरह के न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट जब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वापस उसको फिर से एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं या वापस एनवायरनमेंट में डालते हैं, तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट का ये साइकिल जब कंप्लीट होता है, जब एनवायरनमेंट से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो ऐसे साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोल सकते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत महसूस करता है, और उन चीजों के लिए वो कुछ ऐसे मटेरियल को कंज्यूम करता है जो उनके लिए एज ए फूड सोर्स होते हैं। ठीक है, तो उस फूड सोर्सेस में इस तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट वो उनके बॉडी में चले जाते हैं। अब वो फूड सोर्सेस में प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर लेते हैं, तो वाटर में भी इस तरह के एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनके बॉडी में चले जाते हैं, किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जब हमारे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में अवेलेबल है, जो न्यूट्रिएंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, हम ह्यूमन हम भी कंज्यूम करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट का जो इस तरह का एक साइकिल होता है कि जो एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में आना, ये एक साइकिल हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। दूसरा, एनवायरनमेंट से किसी मीडिया में जाना, जैसे वाटर मीडिया हो गया, सॉइल मीडिया हो गया, उसमें जाना, उससे वापस फिर से एनवायरनमेंट में चले आना, या फिर एयर में चले आना। तो इस तरह के साइकिल को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट साइकिल। आपने देखा होगा एक साइकिल ही बनता है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम में अवेलेबल होते हैं वो लॉस नहीं होते, वो कंज्यूम किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, और वापस किसी न किसी फॉर्म में फिर से एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में आ जाएंगे। तो इस तरह से उनका वो साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो गैस अगर हम लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो जाहिर है हमने जितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, लेकिन वो किसी और फॉर्म में है। पहले ऑक्सीजन फॉर्म में था, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें है और वही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट छोड़ रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है और फिर से ऑक्सीजन के फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो चीज एनवायरनमेंट में है वैसे ही वो कंज्यूम होने के बाद वापस पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके फिर से कहाँ पे आ रही है? एनवायरनमेंट में आ रही है। तो इसी को बोलेंगे हम न्यूट्रिएंट साइकिल। अभी न्यूट्रिएंट कौन से हो सकते हैं? तो मैंने पहले कहा था ये गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। गैसेस में कौन से हो सकते हैं? गैसेस में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इस तरह के गैसेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन है। और सॉलिड फॉर्म में, मेटल फॉर्म में या नॉन मेटल फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हो सकते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, तो फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये है न्यूट्रिएंट जो कंज्यूम होने के बाद वापस आ जाते हैं और एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसी साइकिल को हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। अब ये मैंने पहले बोला आपको कितने हो सकते हैं, या तो गैस फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिक exchanges of elements और nutrients, एक हो गई। दूसरा, और में डेफिनेशन लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम बाय various components of ecosystem is known as the nutrient cycle। अब मैंने दो डेफिनेशन लिखी अलग अलग, क्यों?
पहली डेफिनेशन हम क्या बता रहे हैं, साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट और न्यूट्रिएंट बराबर है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। अदर एनिमल अदर प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट, साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स ये हो गया, ठीक है। साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट कहाँ पे, इकोसिस्टम में, उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। अब सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या बताई, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट बाय वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब मैंने लिखा है वेरियस कंपोनेंट। अब वेरियस कंपोनेंट मैंने पहले ही बताया था कि एनवायरनमेंट हो सकता है, ओपन मतलब गैस होगी। दूसरा मीडियम मैंने क्या बोला, सॉइल हो सकता है। तीसरा मीडियम क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये जो एलिमेंट है, एयर से सॉइल में, सॉइल से वाटर में, या वाटर से सॉइल में, सॉइल से एनवायरनमेंट में, एयर में, इस तरह का साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो उसी को ये मूवमेंट जो हो रहा है एयर से सॉइल में, सॉइल से वाटर में, वाटर से एयर में, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है साइक्लिक मूवमेंट, हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूटन साइकिल। वेरियस कंपोनेंट कौन से हो गए, एयर, सॉइल और वाटर। तो इसलिए मैंने आपको दो डेफिनेशन दिए। अब मैंने इसको आगे भी बताया था, गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो चलो हम इसको लिख देते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। साइकिल्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं। नंबर वन, एक हो सकता है, एक हो सकता है गैसियस साइकिल, और दूसरा हो सकता है सेडिमेंटरी साइकिल, जिसे मैंने आपको अभी बताया था कि सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। अब गैसेस साइकिल में हम एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें कई तरह के गैसेस हो सकते हैं। गैसेस फॉर्म, कई तरह के गैसेस हो सकते हैं, जैसे हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इस तरह के गैसेस हो सकते हैं, क्लोरीन, इस तरह के गैसेस हो सकते हैं। अगर सेडिमेंटरी साइकिल का एग्जांपल अगर हम देखने जाते हैं, तो इसमें कई सॉलिड मटेरियल हो सकते हैं, जैसे हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, etc. ये हो सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया। गैसेस साइकिल एनवायरनमेंट में, ओपन स्पेस में जो भी है वो सब गैस है, और इसमें कई तरह के गैस इन्वॉल्व है। इसमें कुछ गैसेस ऐसे हैं जो इनर्ट है, जैसे नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। तो इस तरह जैसे कई गैसेस हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक फिल्म कोटेड और एक कोटिंग बनाए हुए हैं, जिस वजह से कई एलिमेंट्स उनमें मिक्स होते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं और ये गैसेस कभी भी स्टेबल नहीं रहती, इसलिए ये गैसेस किसी न किसी एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा आउटर सरफेस बना है अर्थ का, ठीक है। क्योंकि फ्री नहीं रह सकते, किसी न किसी कॉम्प्लेक्स बनाते। जैसे एग्जांपल ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में क्या होता है, O3 होता है। ओजोन लेयर में क्या होता है, O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लेके ये बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। इस तरह से कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो गैसेस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसे वाटर ड्रॉप, वाटर होता है एनवायरनमेंट में। अभी देखो बारिश हो रही है तो हमको ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो गैस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन लोगों का अलग अलग किसी के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एनवायरनमेंट बन गया, हो गया। सेकंड बात है सेडिमेंटरी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है जो गैस के फॉर्म्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, फ्री फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाता है, आके नीचे अर्थ में सेडिमेंट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सॉइल के अंदर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके कारण किसी किसी अदर मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं। आपको तो मालूम है मेटल नॉन मेटल दो एलिमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है वो मेटल हो सकता है वो नॉन मेटल हो, या नॉन मेटल मेटल के साथ या मेटल नॉन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करे, इस तरह से इनका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो गया और एक प्रोडक्ट बन गया जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से कई कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो अलोन फॉर्म में या सिंगल एलिमेंट में या फ्री फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, किसी न किसी के साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो एयर में हो सकते हैं या फिर सॉइल में हो सकते हैं या फिर वाटर में हो सकते हैं। तो जो डिजॉल्व फॉर्म में है वो वाटर में है, मिक्स फॉर्म में है वो सॉइल में है, सेडिमेंटरी फॉर्म में, और
गैस में है, गैसेस फॉर्म में, तो वो है गैसेस साइकिल। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज सनरेज बढ़ गया या फिर वाटर ड्रॉप आ गए, तो जिनकी वजह से गैसेस के साथ जिन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बना है वो उनका कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और वाटर ड्रॉप के साथ वो एलिमेंट्स सॉइल में चले आएंगे। आगे एक हो गया कंप्लीट। अब सॉइल में आने के बाद सॉइल में वो मिक्स हो जाएंगे क्योंकि वाटर सॉइल में एब्सॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से उनका किसी न किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है। या नहीं बना तो कुछ हो सकता है एज इट इज फ्री फॉर्म में वाटर में रहेंगे और वाटर के साथ वो सी में चले जाएंगे, ओशन में चले जाएंगे। चलो वो ओशन में चले गए। अब ओशन में जाने के बाद उनकी ओशन में क्वांटिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से ओशन का वाटर का टेस्ट सैलिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि ओशन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट मिक्स हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा अर्थ पे, सॉइल में या एयर में जितने एलिमेंट है उसके कई गुना ज्यादा एलिमेंट्स कहाँ पे मिक्स है? ओशन के वाटर में। इसकी वजह से वो सैलिनिटी है और उसकी वजह से वो एलिमेंट उसमें जमा है। जब कभी भी सन रेज आती है या फिर वेपोराइजेशन होता है तो फिर से वो एलिमेंट वाटर ड्रॉप के साथ, वेपर के साथ फिर से वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और एयर में फिर से क्या हो जाते हैं, किसी गैस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल। समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि इसमें कौन से कंपार्टमेंट हो सकते हैं, कितने टाइप मैकेनिज्म इसमें हो सकते हैं, हम देखते हैं। तो इसे कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है, नंबर 1 का कंपोनेंट हम देंगे वो है इनपुट, नंबर 2 पे देंगे आउटपुट और नंबर 3 पे देंगे इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट। अब मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिए, मतलब सीधा सीधा मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, या फिर 3 मैकेनिज्म होते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। ऐसा पर समझ के चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया अपना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को क्या है। एक न्यूट्रिएंट मटेरियल एक तरह से साइकिल प्रोड्यूस करना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में या दूसरे कंपोनेंट से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से वो साइकिल करते वापस फिर से उसी कंपोनेंट में आना, एक हो गया। इसमें हम कितने टाइप देख सकते हैं? 2 गैसियस साइकिल हो सकता है, एक दूसरा सेडिमेंटरी साइकिल हो सकता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरह से काम करता है। जैसे अगर हमने इनपुट देखे तो इनपुट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या होता है कि कहीं से इस तरह के न्यूट्रिएंट आके एक दूसरे कंपोनेंट में मिक्स हो जाना। जैसे अगर एयर में न्यूट्रिएंट है, बारिश हुई, बारिश के साथ वो मिक्स होकर सॉइल में आके जमा हो गया, तो न्यूट्रिएंट आ गए सॉइल में, तो ये हो गया इनपुट, एब्सॉर्ब हो गया, आ गया, इनकमिंग हुआ। कहाँ पे? एक मीडियम में, एक कंपोनेंट में। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट किसी और कंपोनेंट से हमारे कंपोनेंट में बोले या इस कंपोनेंट में बोले, वो आके जमा होंगे, इसको बोलेंगे इनपुट न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है। सेकंड है आउटपुट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मतलब इस कंपोनेंट से न्यूट्रिएंट निकल के किसी और कंपोनेंट में या किसी और इकोसिस्टम में जाके ट्रांसफर हो रहे हैं गए, तो उसको बोलेंगे आउटपुट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब मैं ये 2 पॉइंट जो आपको बताया हूं, इसमें हम ये बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट जो है वो अभी भी किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं किए, वो एनवायरनमेंट के साथ या सॉइल के साथ या वाटर के साथ या गैसेस के साथ वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर वो एक सिस्टम में, हमारे सिस्टम इकोसिस्टम में आ रहे हैं तो इनपुट हो गया, लेकिन वो कंज्यूम नहीं हुए, और हमारे इकोसिस्टम में किसी और इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो आउटपुट हो गया। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसमें वो कंज्यूम हो रहे हैं। कंज्यूम मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करना, और बाद में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन के साथ में वो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में या वाटर में या एयर में आना, इस तरह के न्यूट्रिएंट साइकिल को बोलेंगे इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मतलब एक सिंपल एग्जांपल है कि इसको कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब वो इंटरनली एब्सॉर्ब हो रहा है। अब वो
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तो एक इकोसिस्टम में दूसरे इकोसिस्टम में नहीं जाएगा, वो इंटरनली स्टोर है, वो इंटरनली स्टोर है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल न्यूट्रिएंट साइकिल। समझ में आ गया? तो ये कंज्यूम हुआ है, ये कंज्यूम नहीं हुआ है, ये भी कंज्यूम नहीं हुआ है, लेकिन ये कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट। तो इनपुट को आसा, आउटपुट जाना, और इंटरनल मतलब किसी के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंज्यूम होना। इस तरह से हमारे ये तीन कंपोनेंट या मैकेनिज्म हो गए हमारे इनपुट, आउटपुट एंड इंटरनल न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे फोर साइकिल देखेंगे। कौन से किसके किसके? तो हमारा पहला साइकिल है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स नंबर 1 पे देंगे हम कार्बन, नंबर 2 पे देखेंगे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे देखेंगे फॉस्फोरस, और नंबर 4 पे देखेंगे वाटर साइकिल। ये 4 साइकिल हमें देखने हैं, ये 4 साइकिल हमें देखने हैं। अभी चारों कंपोनेंट, चारों न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, फॉस्फोरस है और वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। तो हम चारों साइकिल वन बाय वन देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नंबर 1 पे, वो है हमारा कार्बन साइकिल, वो है हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल सी, कार्बन ये ऐसा एलिमेंट है, ऐसा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और ये कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म से तब फ्री होता है जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाता है, तब जाके ये कार्बन फ्री होके एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो अगर हम इसे वेट बाय ड्राई बाय देखेंगे या फिर हम इसे ड्राई स्टेट में देखेंगे तो 49% कार्बन अवेलेबल है ड्राई फॉर्म ड्राई स्टेट में। कितना है? 49% कार्बन अवेलेबल है ड्राई फॉर्म ड्राई स्टेट में। लेकिन अगर हम इसको डिसॉल्व फॉर्म में देखते हैं, अगर हम इसको डिसॉल्व फॉर्म में देखते हैं तो करीब करीब 71% अवेलेबल है इन ओशन वाटर। अवेलेबल है ओशन वाटर। कार्बन सबसे बड़ा सोर्स, डायमंड कार्बन का ही रूप है। ह्यूमन बॉडी में कई तरह के कार्बन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एयर में, वाटर में होते हैं। तो अगर हम सॉलिड स्टेट में या ड्राई स्टेट में देखते हैं तो 49% कार्बन अवेलेबल है, और ओशन में 71% कार्बन अवेलेबल है, जो कई तरह के ओशन एनिमल्स एंड प्लांट इसका कंज्यूम करके, इसका इस्तेमाल करें, साथ में वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के वाटर में अवेलेबल है, तो वो हो गया 71%। कार्बन ये ऐसा साइकिल है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या अर्थ से सी वाटर, ओशन वाटर में या फिर एनवायरनमेंट में आराम से टर्न करता है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कई तरह के हाइड्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होना, और इस तरह का ये हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करके कई सारे एलिमेंट्स बनाना, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये भी बनता है, या इथेनॉल मिथेनॉल भी बनता है, इथेन मीथेन भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो कार्बन एक ऐसा है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, ओशन में भी प्रेजेंट है, एयर में भी प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा वो ओशन वाटर में 71% में, और सॉलिड फॉर्म में अगर हम देखते हैं, स्टेट फॉर्म में देखते हैं उसको, तो 49% में अवेलेबल है। अब इसका साइकिल कैसे होता है, मैंने बताया आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी क्वांटिटी ऑफ कार्बन है वो सॉइल में आ जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। अब हो गया कार्बन कहाँ पे आ गया, सॉइल में, कार्बन कहाँ पे आ गया, एयर में। अभी एयर में, सॉइल में कार्बन है, ये फिर से एक साइकिल फॉर्म करेंगे वाटर रेन के साथ, वो फिर से सॉइल में आ जाएगा, सॉइल का वाटर के साथ मिक्स होके फिर से वो ओशन में चला जाएगा, और ओशन में फिर से उसकी क्वांटिटी मेंटेन हो जाएगी। समझ में आ गया? अब ये हो गया हमारा क्या, सॉइल में आ गया, ओशन में आ गया। अब ओशन से फिर से वो इवेपोरेट हो जाएगा और वापस कहाँ पे चला जाएगा, एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से एक साइकिल होता है किसका, कार्बन साइकिल का। कार्बन इस तरह से वो किसी के साथ भी कॉम्प्लेक्स इजीली बाइंड करता है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन के साथ भी,
ऑक्सीजन के साथ भी, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल रहता है। और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऐसा होता है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, और जिसके ब्रेक वजह से होने से कार्बन फ्री होकर किसी और के साथ भी मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, कार्बन साइकिल। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन साइकिल उस वक्त हमने क्या बात की, ओसिन की, जिसमें 71% क्या है, कार्बन अवेलेबल है ओसिन वाटर में। तो ये जो ओसिन वाटर है जिसमें 71% कार्बन अवेलेबल है, और ये कार्बन वापस कहा जा रहा है इन्वायरमेंट में, तो ये जो हो गया, ये एग्जांपल हो गया हमारा रिजर्वायर पूल का। किसका हो गया, तो ऐसे हमारे पास दो पूल होते हैं, ऐसे हमारे पास साइक्लिंग पूल और रिजर्वायर पूल, ऐसे हमारे पास दो पूल होते हैं। अब ये दो पूल क्या है, रिजर्वायर पूल ऐसा पूल है जिसमें ऑलरेडी ये सब न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिजर्व करके रखे गए हैं। ठीक है, जो जब जब इकोसिस्टम में इसकी जरूरत पड़ती है, ये क्या करता है, रिजर्वायर पूल उसको सप्लाई करता रहता है, और कुछ देर के बाद वापस वही सप्लाई करने के बाद वो फिर से वो रिजर्वायर पूल में आके स्टोर होते रहते हैं। तो जितने भी ये रिजर्वायर पूल में एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स है, वो इकोसिस्टम को फुलफिल करने के लिए, उसके एम्प्टी प्लेस को भरने के लिए प्रोवाइड करता है, और बाद में वापस वो फिर से इसके अंदर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये पूल कौन सा, ओसिन। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड है हमारा साइक्लिंग पूल। साइक्लिंग पूल मतलब वो ऐसा पूल, ऐसा ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या ऐसा कंपोनेंट बोलेंगे जिसमें हमारे ये जो न्यूट्रन आ जाते हैं, यूटिलाइज होते हैं, और वापस फिर से आगे बढ़ के एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये जो साइक्लिंग पूल है ये एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी भी होता है और फिर से भरा भी जाता है। ठीक है, लेकिन रिजर्वायर पूल कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। तो ओसी मैंने एग्जांपल दिया। अब साइक्लिंग पूल का एग्जांपल हम दे सकते हैं ओपन स्पेस एयर, ये दे सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी दे सकते हैं। तो ये साइक्लिंग पूल क्या है, एक तरह से साइकिल कंप्लीट करते हैं, एम्प्टी होते हैं, फिर से फिल होते हैं, फिर वापस एम्प्टी होते हैं, ऐसा ही साइक्लिंग पूल है। रिजर्वायर पूल है जो रिजर्व करके रखता है, जब जब साइक्लिंग पूल के लिए जरूरत पड़ी तब तक ये प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमारे पास दो पूल, दो स्टोरेज हो सकते हैं जो इन न्यूट्रिएंट को या न्यूट्रिएंट एलिमेंट को एक तरह से स्टोर करके साइकिल में इन्वॉल्व करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे O2 का इवोल्यूशन होना या O2 का साइकिल कंप्लीट होना। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि O2 फ्री फॉर्म में नहीं रहता, किसी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है या फिर फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल रह सकता है। तो जब जब O2 इस तरह से साइकिल कंप्लीट करता है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी अनदर फॉर्म उसको वापस एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, वापस एनवायरनमेंट में आने के बाद कोई प्लांट उसको एब्सॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वापस उसको ऑक्सीजन के फॉर्म में किसी एनवायरनमेंट में छोड़ता है। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है। अब मैंने सिर्फ दो ही पॉइंट बताए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट और प्लांट से एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट बताया। लेकिन के साथ और कई हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा सोर्सेस है वाटर, और दूसरा सोर्स है उसका ओपन एयर गैस। ठीक है, इसमें इसका सबसे ज्यादा स्टोरेज है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा स्टोरेज कहाँ रहेगा, फिर से वही पे जहाँ पे रिजर्वायर पूल को हमने बोला है वहां पर रहेगा। और ये साइक्लिक जो पूल कौन सा रहेगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट प्लांट, ये क्या होगा, इसका साइक्लिक पूल हो गया, जिसमें ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन वापस कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, रिजर्वायर पूल में। जैसे ओजोन लेयर O3, इसमें ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना के फॉर्म में अवेलेबल है। ओशन में भी वो वाटर फॉर्म में अवेलेबल है, सी वाटर में, साथ साथ रिवर वाटर में भी, पूल में भी, पॉन्ड में भी वो वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ अवेलेबल है। जब जब इसका इवेपोरेशन होता है एक बॉन्ड टूट जाता है और फिर से ऑक्सीजन लेयर फॉर्म होके क्या होती है, चली जाती है एयर में, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। और फिर से अगर क्या होता है, एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, कूल हो जाता है, तो फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वाटर ड्रॉप चले जाते हैं, तो वो एक अर्थ पे चले जाते हैं, फिर से अर्थ में वही साइक्लिक चेंजेस प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन साइकिल, जिसमें ऑक्सीजन एक से लेकर अनेक कंपोनेंट से पास होकर वापस उसी कंपोनेंट पे आ रहा है और अपना साइकिल पूरा कर रहा है। नेक्स्ट हो गया फास्फोरस। फास्फोरस इस तरह का साइकिल ज्यादा कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि एनवायरमेंट फास्फोरस की क्वांटिटी कम होगी। ये ज्यादातर हमें मिलता है हमारे अर्थ पे या सॉइल में, ज्यादातर हमें मिलेगा ये अर्थ में, सॉइल में या फिर ओशन में।
वो भी वाटर में फ्री फॉर्म अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये मिलेगा ओशन के रॉक में, ओशन के प्लांट में, या हमारे सॉइल में किसी रॉक के साथ, किसी मेटल के साथ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उस फॉर्म में मिलेगा, फ्री फॉर्म में एयर में नहीं मिलेगा। ये हो गया फास्फोरस। अब ये साइकिल कैसा कंप्लीट करता है? जनरली फास्फोरस की जरूरत पड़ती है कि जो ओशियन एनिमल्स होते हैं ये फास्फोरस ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या इनके बॉडी में फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ओशियन एनिमल के जो बोन और टीथ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ये फास्फोरस से बनते हैं। साथ में एनिमल्स, हम लिविंग एनिमल्स जो होते हैं, हमारे भी बोन्स टीथ फास्फोरस से ही बनते हैं। फास्फोरस बहुत सपोर्टिव काम करता है बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनका स्ट्रक्चर सेट बनाने के लिए। तो ये फास्फोरस हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है तो फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ओशन में रहने वाले भी, रिवर में रहने वाले भी, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे टेरिटरी पे रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने पहले ही बताया फास्फोरस फ्री फॉर्म में एयर में अवेलेबल नहीं रहता। वो किसी न किसी तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म के सॉइल में रहेगा या फिर ओशन के प्लांट में या रॉक में रहेगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट, वो रॉक, वो सॉइल को कंज्यूम करके इस फास्फोरस की क्वांटिटी फुलफिल करते हैं। जैसे हमारे, अगर हम ह्यूमन लेते हैं, हम ह्यूमन को अगर सर्वाइव करने के लिए फास्फोरस की जरूरत है तो हम फास्फोरस कहाँ से लेंगे? हमको एक फ्रूट से मिलता है, जैसे बनाना। बनाना में सबसे ज्यादा फास्फोरस होता है, तो बनाना में फास्फोरस होता है। अब बनाना में फास्फोरस कहाँ से आया? सॉइल से आया। बनाना में फास्फोरस कहाँ से आया? सॉइल से आया। सॉइल से अब्सॉर्ब करके बनाना में फास्फोरस आ गया। बनाना को ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, तो एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, जैसे मंकी खाते हैं, एलिफेंट खाते हैं। तो ये बनाना से फास्फोरस कहाँ चला गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला गया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में फास्फोरस सब डिकम्पोज होने के बाद वो कहाँ जाएगा? फिर से सॉइल में। इस तरह से क्या होगा? फास्फोरस का साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड साइकिल। कौन सा? फास्फोरस का साइकिल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर साइकिल। इसका तो आपको बारे में अच्छे से मालूम है। क्या होता है? सबसे बड़ा रिजर्वायर पूल ओशन, उसका वाटर वेपर कंडीशन में आ जाता है। बराबर है, वाटर के क्या बन गया? वेपर। वेपर एयर में चले गए, ओपन स्पेस में चले गए, वहां जाके वो उनके कॉम्प्लेक्स बन गए और वहां पे एयर फॉर्म में वो अवेलेबल है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ओजोन लेयर के लिए, O3 बनने के लिए या किसी और मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए होता था। एक दूसरा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन कंज्यूम करके, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल भी है। हो गया। अब जब कोई भी कंज्यूम करेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिर से वो क्या कर रहा है? और कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। हो गया, वो एनवायरनमेंट फिर से आ रहा है। ये साइकिल चल रहा है। अब जब कभी भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई और वेदर ठंडा हो गया, तब ये जो ऑक्सीजन है इसका कॉम्प्लेक्स फिर से वाटर हाइड्रोजन के साथ बन जाता है और वाटर फॉर्म में फिर से अर्थ में चला आता है। मतलब ओशन का वाटर वेपर में चला गया, वेपर फिर से वाटर में आ गया, वाटर फिर से सॉइल में आ गया। ठीक है। अब सॉइल के ऊपरी लेयर पे वाटर जमा है, जैसे बारिश हो रही है, अभी बारिश का पानी हमारे सतह के ऊपर जमा है। वो सतह के ऊपर का पानी धीरे धीरे पर्कुलेशन प्रोसेस द्वारा वो पानी मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जा रहा है और वहां पे वो स्टोर हो रहा है। अब वहां से वो धीरे धीरे एक नदी बहते हुए वो अलग दिशा में जा रही है और सरफेस के ऊपर से भी पानी बहते हुए जा रहा है और ये सब पानी कहाँ जाके वापस मिल रहा है? इसी बड़े रिजर्वायर पूल में। तो ओशन का वो वेपर, वेपर का वाटर, वाटर का अर्थ, सॉइल, सॉइल से फिर से ओशन। इस तरह के लिए वाटर साइकिल कंप्लीट होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। जब कभी भी वेपर बनते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जब कभी वाटर बनते हैं तो फिर से बॉन्ड जुड़ जाता है और उसी तरह वाटर ड्रॉप कर जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये है हमारे मेन साइकिल, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड वाटर साइकिल। हमने यहाँ पे कौन से पॉइंट देखे? हमने देखे न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट कहीं हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, एक गैसेस ये भी हो सकते हैं। अब ये हमारे अर्थ में और सरफेस में, एयर में, वाटर में ये सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं जिसका इस्तेमाल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना वापस हम एनवायरनमेंट को दे भी रहे। तो इकोसिस्टम क्या कर रही है? इस तरह के न्यूट्रिएंट का साइकिल बनाती है, जो साइकिल में क्या होता है? गए हुए, कंज्यूम किए हुए तो न्यूट्रिएंट है वापस फिर से इकोसिस्टम में आ जाते हैं और उनका जो फुलफिलनेस है वो जो मेंटेन करने की कोशिश जाते हैं। ये लॉस नहीं होते, किसी न किसी फॉर्म में ये एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। वो फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे, किसी और फॉर्म में रहेंगे और ये अवेलेबल रहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड लिए, सोडियम क्लोराइड हम वाटर में डाल रहे हैं
तो क्या हो गया, साल्टी वाटर बन गया। साल्टी वाटर बनने के बाद मतलब क्या हो गया, NaCl का H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, उसके साथ थोड़ी देर में देखो तो फिर से NaCl वो वाटर में जमा हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर HCl गैस है और NaOH है, ये दोनों एलिमेंट को हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिससे हमको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, मतलब फिर से हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इस तरह से कई फॉर्म में, कई मॉलिक्यूल्स में ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट अवेलेबल रहते हैं और वापस रिएक्शन होकर फिर से उसी फॉर्म में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का गैस, गैस का वाटर, HCl गैस, HCl वाटर, HCl प्रोड्यूस करता है साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये एलिमेंट क्या होता है, किसी न किसी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं जिनका लॉस नहीं होता। तो यही हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट करना। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन करें।